क्लास में छात्रों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट 2 का पोएम नंबर चौथा जो है, पोएट्री सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो पोएम नंबर चौथा जो है ओड टू ऑटम, ये किसने लिखा है? तो जॉन कीट ने लिखा है। जॉन कीट के बारे में आप लोग जानते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पेन और आप नोटबुक खोलकर बैठ जाइए। इसमें बहुत सारे नोटेबल पॉइंट्स है, उसको आप लोग लिखेंगे, कीवर्ड्स है उसको लिखेंगे, पूरे इसका सारांश है। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है इसमें। फिर उसके बाद एमसीक्यू है, इस पर चर्चा हम करेंगे। एक क्लास में कंप्लीट आपको पूरी तैयारी की इसमें गारंटी है, इसीलिए आप इसको ध्यान दें, पढ़ें, इसको अच्छा से रिवीजन करें बार बार। परीक्षा में अच्छा अंक लाने का एक यही तरीका है, ठीक है। तो एक बार और हम सुन लें कि क्लास 12th बिहार बोर्ड है ना, रेनबो पार्ट 2 का पोइट्री सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। चौथा पोएम है ओड टू ऑटम, ठीक है ना। ओड टू ऑटम ये किसने लिखा है छात्रों? हम सभी जानते हैं, ठीक है ना, कि इस पोएम को किसने लिखा है? तो इस पोएम को जॉन कीट ने लिखा है, ठीक है। जॉन कीट साहब ने लिखे हैं। तो हम सभी जानते हैं, देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ अंडरलाइन करके। जॉन कीट कौन थे? तो रोमांटिक पोएट थे, ठीक है ना, रोमांटिक पोएट थे। तो इनके बारे में सबसे पहले अबाउट द ऑथर हम जान लें, फिर हम लोग समरी को जानेंगे, स्टेप वाइज हर एक पॉइंट्स को हम लोग जानेंगे। तो अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में हम देख रहे हैं क्या है कि जॉन कीट वाज बोर्न इन 1795, यानी कि जॉन कीट का जन्म 1795 ईस्वी में हुआ था। एंड टूक द लास्ट ब्रेथ इन 1821, और उन्होंने उनका स्वर्गवास यानी निधन 1821 ईस्वी में हुआ, ठीक है। यानी कुल उन्होंने 5 साल 21 26 साल की जिंदगी उन्होंने जिया। जॉन कीट बहुत कम समय जी पाए, दुर्भाग्य है उनकी यह कि बहुत कम समय के लिए जिए, लेकिन जितना दिन जिए बेचारे, वो हम सभी के लिए साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र, पोइट्री के क्षेत्र में अद्भुत चीज वो हमें देकर गए हैं, जिस चीज को हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ये हमारी पूरी ब्रह्मांड उनको भूल नहीं पाएगी। थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग जान लें कि जॉन कीट जब छोटे थे तो परिवार बहुत साधारण था, गरीब परिवार था। बड़े भाई को भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, जिसके चलते उनकी निधन हो गई, मर गए। और ये छोटे भाई थे तो इनको भी ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, यानी टीबी के भी पेशेंट थे। टीबी पेशेंट जानते हैं कैसे होते हैं, गरीबी के चलते खान पान अच्छा नहीं होता है, राजरोग उसको कहा गया है। तो जिसके चलते मैंने टीबी के पेशेंट थे, और मात्र 26 साल में इन्होंने जो चीज भी लिखा है हमारे लिए, वो हम लोग बहुत दिन तक इस चीज को पढ़ते हैं और पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब कविता लिख रहे थे ओड टू ऑटम, तो उस वक्त की बात है जब इनके घर में नोटबुक नहीं हुआ करता था, जिसको हम लोग कॉपी कहते हैं, पेज नहीं था इनके घर में। तो जब ये टेबल पर और कुर्सी पर बैठ गए लिखने के लिए, तो पेज इनके पास नहीं थे। तो जितने स्क्रैप पेपर होता था ना, फटा चिटा छोटा छोटा टुकड़ा जो बच्चे फाड़ कर फेंक देते हैं, वो कहीं से इकट्ठा करके लाए थे उस पेज पर। और मान लीजिए एक पेज बनाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों से कई टुकड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों पर एक लाइन दो लाइन ऐसे लिखते लिखते, 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन करते करते इस कविता को लिखे हुए 10-15 पेज लग गए, छोटे छोटे पेज के टुकड़े। और फिर कहीं से पेज व्यवस्था हो पाई, तो उस पर सबको मिलाकर, सारे टुकड़ों को मिलाकर एक सीधे एक जगह उसको उन्होंने संकलित किया। तो इस प्रकार जॉन कीट ने अपनी जिंदगी के हिस्सा और अपनी जिंदगी के पहलू को, जिंदगी के लम्हों को बहुत विद ग्रेट डिफिकल्टी ही हैज पास्ड हिज लाइफ, यानी इनकी जिंदगी बहुत ही कष्टमय गुजरी है। टीबी के पेशेंट, बड़ा भाई टीबी पेशेंट जिसके चलते मर गए, फिर इनकी भी निधन उसी ट्यूबरक्लोसिस के चलते हो गई, मात्र 26 साल की उम्र में, ठीक है ना। 26 साल जैसे ही पूरा हुआ, ये चल बसे दुनिया से। तो फिर उनकी एक छोटी सी उनके जीवन से घटित घटना है। अब कह रहा है कि ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, यानी कह रहा है कि यह उन सभी रोमांटिक पोएटों में से एक सबसे महान रोमांटिक पोएट है। कौन? यानी जॉन कीट, ठीक है। अब आते हैं, ही वाज एबल टू अचीव ग्रेटनेस इन इज वेरी
शॉर्ट स्पान ऑफ लाइफ, यानी अपनी जिंदगी के सबसे छोटे कम समय में ही, कम उम्र में ही इन्होंने सबसे बड़ा काम कर दिखाया। ठीक है ना। अब आइए क्या कह रहे हैं आगे। आगे कह रहा है कि किड्स पोएम्स है ना, लाइफ ऑफ किड्स poems have depth beneath depths have beneath beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life। यानी कह रहा है कि इनकी जितनी भी कविताएं हैं वे काफी, वो सुंदरता का बोध कराता है, यानी उस हर एक पीड़ा की उस गहराई को दिखाता है, और फिर इनके जो पीड़ा है, कष्ट है, जो दुख है, उन सारे चीजों को ये इंगित करता है और सजगता को बताता है। ठीक है ना। उसके बाद आइए अब देखते हैं। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, यानी उसके लिए एक सुंदरता की एक ऐसी चीज होती है जो सदा के लिए हमें खुशी दे जाती है। ठीक है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इनका बहुत ही मशहूर ये लाइन है, फेमस लाइन है, याद रखेंगे हमेशा। और कह रहा है एंड ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, यानी सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही क्या है, सुंदर ही सत्य है और सत्य ही सुंदर है। ठीक है ना। ये कहना चाहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, है ना। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, आप सुने होंगे, तो कुछ वैसे ही इसको लिया गया है। ठीक है ना। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। ठीक है ना। यानी कि तो आइए हम अब देखते हैं समरी के बारे में आते हैं कि समरी इसका क्या कह रहा है। ठीक है ना। ओड टू ऑटम का तो आप जान लीजिए स्टूडेंट की ओड टू ऑटम वाज कंपोज्ड इन 1980। तो इस ओड टू ऑटम को कब लिखा गया, तो 1819 में लिखा गया था। इज द मोस्ट फेमस ऑफ ओड्स ऑफ किड्स, माने किड के उस ओड को, ओड किसे कहते हैं, ओड कहते हैं। ओड एक प्रकार का ऐसा गीत है जो सुख के समय में, खुशी के पल में जो गाया जाता है, वही एक लिरिक है, समझिए, लिरिक्स है। ठीक है ना। तो ओड के जॉन कीट के ओड्स में ये सबसे महत्वपूर्ण ये उनका ओड है। ठीक है ना। इन दिस पोएम किड्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्पिरिट ऑफ ऑटम, यानी इस कविता में किट क्या कहना चाह रहे हैं, यानी ऑटम के, ऑटम माने पतझड़, बसंत भी कह सकते हैं हम, तो उस पतझड़ के मूल चीज को, यानी कि उसकी क्या विशेषता है और उस सुंदरता के, उसकी खूबसूरती के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि ऑटम क्या होता है। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड द फ्रूट्स, यानी ऑटम उस कोहरे और फल के ऋतु है। उसी मौसम में पेड़ों पर फल लगते हैं, मंजर लगते हैं। ऑटम में आप देखिएगा पुराने पत्ते झड़ करके फिर नए पत्ते लग जाते हैं। इस प्रकार से ये मौसम में परिवर्तन होता है। उस समय फसल हमारे धीरे धीरे पकने की स्थिति में आ जाते हैं। जो कच्चे फसल है, गेहूं का फसल हो गया, फिर अपना सेब की इसमें वर्णन, अंगूर की वर्णन किए हैं। ठीक है ना। फल के वर्णन किए हैं, आम उग रहे हैं, अमरूद है, माने वो हर सीजन, वो सीजन जो है हर फल के लिए हो जाता है। और वो फल क्या होता है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर, सूरज की ताप बढ़ता है, वैसे वैसे वो पकने लगता है। ठीक है ना। यानी मेच्योरिटी उसमें आ जाती है, पक जाता है, अपने पूर्ण साइज में आ जाता है। ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग समझ लिए। आगे कह रहा है कि एज वी नो दैट दिस ओड कंटेन्स थ्री स्टेंजा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ये ओड है, यानी ओड जो जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है, ये सबसे फेमस ओड है। और इस ओड में तीन स्टेंजा है, तीन स्टेंजा में यानी तीन भाग में इसको बांटा गया है। तो आगे देखिए पहला क्या कर रहे हैं, which shows a gradual rise of kids, जिसमें पहले पंक्ति में बताया गया है कि जॉन किट ने कैसे, जॉन किट का उत्थान धीरे धीरे हुआ। उत्थान समझते हैं, राइज, फॉल माने पतन, राइज माने उत्थान। तो जॉन किट का उत्थान धीरे धीरे कैसे हुआ उसके बारे में बता रहे हैं।
है ना, थॉट रिगार्डिंग ऑटम, है ना, यानी कि ऑटम पतझड़ के संबंध में उनकी कीट की क्या सोच रहती है, क्या विचार रहता है, ठीक है, उसकी चर्चा। इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑटम इज व्यूड एज द सीजन itself doing its common work as bringing maturity to all fruits of the world for harvesting। यानी ऑटम का समय ऐसा होता है कि इस ऑटम को समय को कैसे देखा जाता है, ऑटम ऋतु को कैसे, यानी पतझड़ ऋतु को कैसे देखा जाता है, उसमें यह देखा जाता है कि जितने भी फसल है वो सब पक कर तैयार है, अब कटने की स्थिति में आ गया है फसल, और पेड़ पर लगे हुए जितने फल हैं, अंगूर है, आम है, सेब है, ये सारे फसल, ये सारे फलदार जो वृक्ष पर उगे हुए जो फल है सब तैयार हो गए हैं। अब वो तोड़ने की स्थिति में आ गए हैं, तोड़कर खाने की स्थिति में आ गए हैं, यानी कि वो अपने अंतिम अवस्था में है। इस चीज को बता रहा है ऑटम यहाँ पर, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन द सेकेंड स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा आप समझ लिए कि ऑटम जो है ये फल के पकने के, फल की अंतिम स्थिति, यानी कि हमारे कृषि में जो खेत में हमारा जो कृषि हुआ है, मैंने खेती हुई है, उस खेत के भी फसल तैयार हो गए हैं, अब वो फाइनल स्टेज में है, अब उसको काट करके दा करके घर पर ला के रखने की जरूरत है, यानी कि अब वो पूर्ण रूप से मैच्योर्ड हो गया है, यानी फल अपना परिपक्व अवस्था में आ गया है, ठीक है ना। अब देखिए दूसरे स्टैंजा में क्या कहना चाहते हैं, ऑटम पर्सोनिफाइड इन वीमेनशिप, यानी पतझड़ को अब उस महिला के मानवीकरण के रूप में इसको देखा जा रहा है, इज प्रेजेंट एट द वेरियस ऑपरेशंस ऑफ द विंटेज, यानी कि अब इसमें देखा जा रहा है कि ऑटम ये दूसरे स्टेंजा में कह रहे हैं कि इसमें भिन्न भिन्न तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से हम उसको ऑपरेट करते हैं, किस तरह उसका हम सहयोग करके और उसको अंतिम रूप देते हैं, ठीक है ना। इन द थर्ड स्टेंजा द म्यूजिकल स्वार्मिंग ऑफ नेट्स एंड द फेमिलियर बिलिटिंग ऑफ द फुल ग्रोन लैम्स, द चर्पिंग ऑफ द ग्रास ऊपर्स, यानी जो इसकी तीसरी पंक्ति है, उस तीसरी पंक्ति में जॉन कीट ये कहना चाह रहे हैं कि आप देखे होइएगा कि कैसे इस ऋतु में पक्षियों की भिन्न भिन्न आवाजें, जो भिन्न भिन्न पहलू होता है संगीतमय लय, वो कैसे निकलती है, इसको भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे पक्षियों की आवाज कुछ खुशी भरी, है ना, शोक वाली आवाज नहीं, वो आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसे पक्षी है जिसकी आवाज आपको नेट्स हो गया, और हमारे जो भेड़ है उन भेड़ की, जो बड़ा भेड़ जो पूर्ण रूप से उसका विकास हो चुका है, वो भेड़ के मेमियाने की आवाज ब्लीटिंग की आती है। और जो टीडा है, टीडा ग्रास ऊपर जिसको टीडा बोलते हैं, तो उन टीडों के चहचहाने की, यानी उनकी बोली, उनकी आवाज आती है, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अंतिम अवस्था में उन पक्षियों की, उन टीडों की, है ना, उन और कीड़े मकोड़े हैं जिनकी आवाज सुनने को हमें मिल जाती है, उनके अपने स्वर में मिल जाता है। तो तीसरा जो स्टेंजा है वो आपको मॉर्नफुल साउंड ऑफ द स्वार्मिंग नेट्स, यानी कि वो थोड़ा सा दुखी होकर के वो अपने पीड़ा को इस लाइन के माध्यम से बताना चाह रहे हैं। तो छात्रों आप देखें, पढ़ें, आप जरूर इस तीनों स्टेंजा के बारे में समझोगे कि पहला स्टेंजा में कैसे फसल तैयार हो रहा है, कैसे फल पकने की स्थिति में आ रहा है, कच्चा से पक रहा है, पकने के बाद हम उसको खाने की स्थिति में लाते हैं, ठीक है ना। और कोहरा धीरे धीरे खत्म हो जाता है, पतझड़ अब अपने चरम सीमा पर है, सारे पत्ते गिर जाते हैं पेड़ के, फिर उसमें फल लग जाते हैं और फल पक जाता है। जिस तरह से फसल खेतों में पका हुआ है, अब वो कटने की स्थिति में आ गया, ठीक है ना। दूसरे स्टेंजा में भी आपको किट साहब ने फसल के बाद की क्या स्थिति है, सेब कैसे, सेब का जो अंगूर का जो लतर है वो कैसे घास फूस से बने हुए जो मकान है उसके ऊपर कैसे उसका लतर चढ़ जा रहा है, फिर उसमें फल लग जाते हैं, फल लगने के बाद लोग अपना उसके पकी हुई स्थिति को तोड़कर से खाते हैं, अपना आनंद लेते हैं जीवन का।
तीसरा स्टेंजा आप देख ही लिए कि कैसे एटम के भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई है, इसको कैसे देखा जाता है, कौन सी हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं ठंडे में उनको भोजन की बहुत दिक्कत हो जाती है, गर्मी में तो लोग बहुत ही अपने अच्छा से खुशी खुशी समय बिता लेते हैं, लेकिन ठंडी के दिन में बरसात के दिन में इन लोग अपनी दुख कैसे होता है, कष्ट कैसे होता है, परेशानी कैसे होती है, पशु पशु पक्षी चिड़िया जो भी कीड़े मकोड़े उनके घरों में पानी घुस जाता है, ठीक है ना। तो फिर आप इसमें टीडा का आवाज जो देख लिए चहचहाने की, ठीक है ना, और व्हिstलिंग ऑफ द बर्ड रोबिन, यानी कि कुछ पक्षियां हैं जिनको व्हिसिल इनकी साउंड अलग होती है, जैसे सीटी बजने की तरह साय साय किया उसकी सुनाई देती है, और ट्विटरिंग ऑफ द साइलोच यानी अबाबिल जो पक्षी है उसके भी चहचहाने की आवाज सुनाई दे देती है। यानी ये अटम के बाद की बात है, यानी कि अटम के जो अंतिम दौर होता है उस समय ये पक्षियां फसल जो कट जाती है उनके बाद इन लोगों की आवाज दुख भरी शब्द इनको सुनना पड़ता है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन की चर्चा हो रही है स्टूडेंट्स, आप देखे होइएगा क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डू अटम एंड स्प्रिंग सिंबलाइज इन द पोएम ओड टू अटम, यानी कह रहा है कि ओड टू अटम जो कीट साहब ने लिखा है उसमें आपको अटम पतझड़ और बसंत ऋतु वो इस कविता में किस रूप में किस संकेत के रूप में आया है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, किस चीज को इंगित कर रहा है, किस चीज को सांकेतिक कर रहा है, किस चीज का संकेत दे रहा है। तो आंसर आप देख लीजिए सामने लिखा हुआ है कि ऑटम एंड स्प्रिंग सिंबलाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर, यानी कि बसंत और पतझड़ ये दोनों प्रकृति में क्या प्रजनन होता है, उपज होती है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर यानी नेचर के अंदर वो कौन सी चीज है जिससे कोई प्रजनन होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है ना। आप आगे बढ़ने की क्रम को आगे बढ़ाते हैं, उस सृष्टि को चलाने की आप बात करते हैं, ये उसका मौसम है, ठीक है ना। यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर, यानी नेचर भी इस मौसम में अपना अपने अनुकूल वो काम करता है जिससे हमारी दूसरे की जरूरत को हम पूरा करते हैं, ठीक है। अब देखिए एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, यानी बसंत जो है, जो बसंत ऋतु है ये ये फूल और फल का सीजन है, फूल और फल का सीजन है। पौधों में फूल लग जाता है, पौधों में फल लग जाता है, और फूल और फल यदि दोनों लग जाए पौधों में तो सोचिए वो कितना आनंदपूर्ण माहौल होता है, कितना अच्छा लगता है। हाउ मच वी फील प्लीजेंट, हाउ मच वी प्लीज after seeing the fruitful trees that is laden with fruit, fruits are going to ripen, eh? This scenery is very very praiseworthy, ठीक है ना। come out of the plants and trees, अब इस वक्त फूल लगे हैं, और स्प्रिंग कैसा सीजन है, स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है। कम आउट ऑफ प्लांट्स एंड ट्री, जो पौधे पेड़ों से निकलकर वो फल बाहर आते हैं, वो फूल बाहर आते हैं, जो दोनों ही एक बहुत बड़ा अच्छा यानी पॉजिटिव संकेत है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं छात्रों, ध्यान देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग ऑटम दीज फ्रूट्स गेट मैच्योरिटी, यानी इस इस मौसम के यानी पतझड़ के दरमियान, है ना, ये जितने फल है ये क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं, मैंने परिपक्व हो जाते हैं, पक जाते हैं, मैच्योरिटी, यानी ये पूरे बढ़ करके अपना पूरा आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद ये पकते हैं। तो पकने के बाद ये फल खाने लायक होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, पसंद भी आता है, देखकर भी हम आकर्षित होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैच्योरिटी इसमें आ जाती है, यानी कि अब पकने की स्थिति में, वो कांचा नहीं है, आम है तो गुठली पड़ गया है, बाकी भी सेब है तो भी उसका पूरा आकार हो गया है, खाने की स्थिति में आ गया है, अंगूर है वो भी अपना पक गया है, वो भी खाने की स्थिति में आ गया है। तो ये पूरे अपना क्या हो जाता है, इसमें मेच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता उसमें आ जाती है, यानी बड़ा साइज हो जाता है, एंड कंप्लीट राइपनेस, और पक भी जाता है, पकने का ही काम पूरा हो जाता है, ठीक है ना।
पकने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा कंप्लीट अब ये फल का रूप ले लिया। अब इसे नहीं खाइएगा, नहीं उपयोग कीजिएगा तो कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि लेट समर फ्लावर्स ब्लूम ड्यूरिंग ऑटम एज वेल। जैसे कह रहा है कि आप देखे होइएगा जो लेट समर है, यानी कि जैसे ही पतझड़ खत्म होता है, बसंत खत्म होता है तो समर सीजन आ जाता है। समर के बाद रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद विंटर सीजन आ गया। तो ये साइकिल है, साइकिल ऑफ सीजन है, यानी कि आपको ऋतु का एक चक्र होता है। तो वही कह रहा है कि लेट समर, यानी कि थोड़ा सा जो समर, जो ग्रीष्म का जो मौसम है, ग्रीष्म ऋतु, वो उसमें भी क्या होता है कि फल फूल जो है खिल जाता है, और ऑटम के समय की तरह हो जाता है। यानी कि जो लेट समर है, तो लेट समर में ये थोड़ा सा पहले खिल जाता है। तो ये आपको ऑटम की याद दिला जाता है, कुछ पल के लिए हम उसे याद कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए अब हम देखते हैं कि इसका एमसीक्यू जो क्वेश्चंस है, थोड़ा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स एमसीक्यू जो हमारा क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू में आप देखिए कि आप अब एमसीक्यू क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएम चैप्टर 4 और टू अटम एमसीक्यू पर हम आते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि एमसीक्यू में क्वेश्चन कौन कौन सा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। क्या ध्यान देंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जो पहला है वो है कि ओड टू अटम इज अ। ओड टू अटम क्या है, आप इसको समझिए। ये ड्रामा है कि स्टोरी है कि पोइट्री है कि ऐसे है। तो ये स्टूडेंट्स पोइट्री है, सी आंसर सही होगा कि ओड टू अटम क्या है, पोइट्री, ठीक है, यानी कि पोएम है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यानी 2 नंबर, कि ऑटम इज अ सीजन ऑफ मीलो। किसका सीजन है बताइए ऑटम, या तो ये फ्रूटफुलनेस का, ठीक है ना, फ्रूटफुलनेस का है, ठीक है ना, फ्रूटलेसनेस नहीं, सॉरी, फ्रूटफुलनेस का है, यानी कि सी ऑप्शन सही है इसमें भी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या बता रहा है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि सीजन ऑफ बीस्ट एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, बताइए किसके द्वारा लिखा गया। जॉन डन, वाट विटमैन, डब्ल्यू एच ऑर्डन की जॉन कीट। तो जॉन कीट के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा, तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है इसमें, ठीक है ना ये। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ टू ऑटम इज अ, ओ टू ऑटम इज अ। तो ये क्या है, ड्रामा है, पोइट्री है, स्टोरी है कि ऐसे है, तो पोइट्री है स्टूडेंट्स, क्या है, ये पोइट्री है, ठीक है ना। रिपीट कर गया क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आगे हमारा क्या कह रहा है, पांचवा जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन कीट वाज बर्न इन, किसमें जन्म हुआ था, 1795, 1765 या 1785 या 805। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा 1780, सॉरी 1795, ठीक है ना, उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्या है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्री इन, कह रहा है कि नए पत्ते और फल पेड़ पर कब लगते हैं, समर में कि ऑटम में कि विंटर में कि रेनी में, तो ऑटम में लगते हैं, किसमें लगते हैं, तो ऑटम में लगते हैं, AUTUMN, ठीक है ना, ठीक है। आइए आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या देखते हैं, देखते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे कि डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन थे, जॉन कीट, जॉन डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन के, वाट विटमैन। तो जॉन कीट है, जॉन कीट क्या है कि जॉन कीट्स वाज अ लवर ऑफ नेचर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि and gathering shallows Twitter in the skies is taken from a snake, soldier, or to atom and epitaph। तो हम लोग जान ले ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ओ टू एटम, ठीक है ना, ओ टू एटम। तो स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देंगे इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू समझे आपने देखा, इसको रिवीजन कीजिएगा। क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं आएगा, जो भी क्वेश्चन होगा ये आपको इसी से आएगा जो पढ़ाया गया है। आप इसको ध्यान देंगे, इसका रिवीजन कीजिए, आपके बेटर फ्यूचर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्लास देखा, मुझे लगा आपको पसंद आया होगा और आप देखिए इसका लाभ लीजिए, आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है ना, ओके।